आज से करीब 25 बरस पहले की बात है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक कार्यक्रम में अपने अफगानिस्तान दौरे का जिक्र कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अफगानिस्तान से आया एक लुटेरा जिसने हिंदुस्तान को कई बार लूटा था। वो उनके मन में कई साल तक कांटे की तरह चुभता रहा। उन्होंने कहा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बगैर महमूद गजनवी का नाम लिए आतंक पर जोरदार प्रहार किया। ये वही महमूद गजनवी था जिसने अफगानिस्तान से आकर गुजरात के सोमनाथ मंदिर को कई मर्तबा लूटा, वहां कई बार तोड़फोड़ की, लेकिन सोमनाथ मंदिर के अस्तित्व को वो मिटा नहीं पाया। आज पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर के बहाने देश को एकजुटता का मंत्र दिया और दुनिया को यह संदेश दिया कि आस्था पर आतंक कभी भारी नहीं पड़ सकता। इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, लेकिन इसे जितने भी बार गिराया गया वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। इतिहास के पन्नों पर सोमनाथ से जुड़ी ये कहानियां आज भी बिखरी पड़ी हैं। जब हिंदुस्तान में आस्था को आतंक से कुचलने की तमाम कोशिशें हुई थी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, और आतंक का ये अध्याय अटल बिहारी वाजपेयी के सीने में भी बरसों से शूल बनकर चुभ रहा था, जिसका जिक्र आज से 25 साल पहले उन्होंने खुद अपने मुंह से किया था, जब वो 1978 के अपने अफगानिस्तान दौरे की कहानी सुना रहे थे। विदेश मंत्री के नाते मैं अफगानिस्तान गया। आपको सुनकर ताज्जुब होगा। अफगानिस्तान के अपने मेजबानों से मैंने कहा, मैं गजनी जाना चाहता हूं, गजनी। पहले वो मेरी बात उनकी समझ में नहीं आई। कहने लगे, गजनी तो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, गजनी में कोई 5 स्टार होटल नहीं है, गजनी में आप जाकर क्या करेंगे, गजनी में आप जाकर क्या देखेंगे। मैं उन्हें पूरी बात नहीं बता सकता। मेरे हृदय में कहीं गजनी कांटे की तरह से चुभ रहा है। जब से मैंने गजनी से आए एक लुटेरे की कथा पढ़ी है और किशोरावस्था में पढ़ी है। ये वही गजनी था जहां से आए एक लुटेरे महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर कई बार हमले किए, उसे बार बार लूटा, वहां कई बार तोड़फोड़ की। अफगानिस्तान का वो लुटेरा महमूद गजनी वहां से कब चला, कैसे चला और किस तरह गुजरात के सौराष्ट्र तक पहुंचा, इसे लेकर इतिहास की किताबों में अलग अलग कहानियां मिलती हैं। लेकिन ये तस्वीरें गवाह हैं कि सोमनाथ मंदिर को एक नहीं कई बार लूटा गया, और इसीलिए अटल जी अफगानिस्तान के उस इलाके गजनी को देखना चाहते थे जहां से महमूद गजनवी आया था। वो देखना चाहता था वो गजनी कैसा है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, महमूद गजनी का अफगानिस्तान के इतिहास में कोई स्थान नहीं है। गजनी छोटी सी जगह है, छोटा सा गांव है। कल्पना करिए, सैकड़ों साल पहले वहां धूल उड़ती थी, झोंपड़ियां थी, मगर एक लुटेरा लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ सोने की चिड़िया को लूटने के लिए चला आया। वो लुटेरा सोमनाथ के मंदिर तक चला गया। जिस गजनी में कभी दूर दूर तक बंजर जमीनें और हर तरफ धूल उड़ती हुई दिखती थी, लेकिन अब तस्वीरें बदल चुकी हैं। ये आज के गजनी की तस्वीरें हैं, उसी गजनी की तस्वीरें जहां आज एक बड़ा शहर नजर आता है। गजनी शहर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गजनी शहर को साल 2013 के लिए एशिया की इस्लामिक सांस्कृतिक राजधानी चुना गया था, लेकिन हिंदुस्तान में उसकी सिर्फ एक ही पहचान है कि वो एक लुटेरे का इलाका है। हम आपको महमूद गजनवी और जहां से वो आया था उस गजनी के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये उसी अफगानिस्तान का हिस्सा है जहां इस वक्त एक बार फिर से हालात बेहद ख़राब है। ये उसी अफगानिस्तान का एक शहर है जहां से हज़ारों साल पहले
एक लुटेरा हिंदुस्तान आया और उसने सोमनाथ मंदिर को बार बार लूटा, लेकिन आस्था की जड़ें इतनी मजबूत थी और मजबूत है कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सोमनाथ मंदिर आज भी पूरी भव्यता के साथ, अखंडता के साथ खड़ा है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हो रहा था। मंदिर परिसर में कई पुजारी मंत्रोच्चार कर रहे थे और दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौराष्ट्र को यह सौगात दे रहे थे। सोमनाथ मंदिर परिसर में पीएम मोदी ने जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया, उसमें सबसे खूबसूरत है समंदर किनारे का ये वॉकवे, जहां घूमते हुए समंदर की लहरों को निहारा जा सकता है। इस समुद्र पथ के अलावा सोमनाथ प्रदर्शन गैलरी और नए स्वरूप में जूना सोमनाथ मंदिर का भी लोकार्पण किया गया। साथ ही नए पार्वती माता मंदिर का शिलान्यास भी हुआ है। लेकिन सोमनाथ की इन परियोजनाओं के बहाने प्रधानमंत्री मोदी ने आतंक पर करारा प्रहार किया है। तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। ये बात जितनी तब सही थी जब कुछ आतताई सोमनाथ को गिरा रहे थे, उतनी ही सही आज भी है जब विश्व ऐसी विचारधाराओं से आशंकित है। दुनिया के एक हिस्से में इस वक्त जो कुछ चल रहा है, अफगानिस्तान में जिस तरह तालिबान का आतंक साफ दिखाई दे रहा है, उसे लेकर हर वो देश चिंतित है जो शांति पर भरोसा रखता है। हिंदुस्तान भी ऐसे ही देशों में शामिल है जो अफगानिस्तान के हालात को करीब से देख रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लोग ये समझना चाहते थे कि भारत का इसे लेकर क्या रुख है। मोदी ने इशारे इशारे में तालिबान को कड़ा संदेश दे दिया। सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहां की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितने भी बार गिराया गया, वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। सोमनाथ मंदिर पर बार बार हमले हुए क्यों? उसे बार बार लूटा क्यों गया? इसके पीछे खास वजह थी धन, वैभव। क्योंकि यहाँ का वेरावल बंदरगाह विश्व व्यापार का केंद्र था। गुजरात सरकार की एक डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक ईरान से लेकर नॉर्थ अफ्रीका तक व्यापार होता था और इसीलिए ये महत्वपूर्ण जगह थी। 11वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक यहां पर कई बार विदेशी लुटेरों ने हमला किया। 1026 में सन महमूद गजनवी ने सोमनाथ के प्राचीन मंदिर को लूटा और तोड़फोड़ भी की। कहा यह जाता है कि महमूद गजनवी ने उस दौरान करीब 6.5 टन सोने के बराबर दौलत यहां से लूट ली। महमूद गजनवी के बाद अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बेगड़ा और औरंगजेब के सेनापति ने भी बार बार सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। जितनी बार इसे तोड़ा गया, उतनी बार तमाम राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण कराया। मौजूदा दौर में जिस सोमनाथ मंदिर को हम देख रहे हैं, साल 1951 में इसका कायाकल्प हुआ। इसके पीछे सरदार पटेल और देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जैसी हस्तियों का संकल्प था। सोमनाथ मंदिर से जुड़ी परियोजनाओं के लोकार्पण पर पीएम मोदी जब इतिहास का जिक्र कर रहे थे, तो उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी हस्तियों के योगदान को सबके सामने रखा और उसके बाद देश और दुनिया को शांति और एकजुटता का संदेश भी दिया। जब मैं भारत जोड़ो आंदोलन की बात करता हूं, तो उसका भाव केवल भौगोलिक
या वैचारिक जुड़ाव तक सीमित नहीं है। ये भविष्य के भारत के निर्माण के लिए हमें हमारे अतीत से जोड़ने का भी संकल्प है। इसी आत्मविश्वास पर हमने अतीत के खंडहरों पर आधुनिक गौरव का निर्माण किया है, अतीत की प्रेरणाओं को संजोया है। वाकई हिंदुस्तान ने अतीत के खंडहरों को संजोया है और उससे सबक लेकर आगे बढ़ा है। इस वक्त एक बार फिर जरूरत है कि देश एकजुट होकर आगे बढ़े ताकि किसी भी चुनौती का सामना किया जा सके। किसी भी देश के लिए एकजुट रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस देश पर शासन करने वाला अपने लोगों के साथ खड़ा रहे। लेकिन अगर युद्ध के समय कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपने लोगों को ही छोड़कर चला जाए तो उसे कायर नहीं तो क्या कहेंगे, क्या कहा जाएगा बताइए आप। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को यही कहा जा रहा है, कायर। लेकिन अब अशरफ गनी कायर के साथ साथ गद्दार भी कहलाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक वीडियो आपको देखना चाहिए। ये वीडियो जो आप मेरे साथ में चलता हुआ देख रहे हैं, ये कतर के अफगान रेफ्यूजी कैंप का वीडियो है, जहां से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ है। सैकड़ों और हजारों की संख्या में अफगानी अपना देश छोड़कर जाना चाहते हैं। ज्यादातर तो सफल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान से जितने भी निकलने में कामयाब हो रहे हैं वो कतर पहुंचे हैं। वहां रेफ्यूजी कैंप में इस वक्त मौजूद है और वहां के हालात क्या है ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दुनिया में महामारी फैली हुई है, लेकिन एक बड़े से हॉल में सैकड़ों लोगों को रखा गया है। यहीं पर महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, जिसको जहां जगह मिल रही है वो वहीं पर रुक रहा है। कोई बेसिक सुविधा नहीं है, इन लोगों को नसीब नहीं है। इन हालात के लिए आप मुझे बताइए कि कौन जिम्मेदार है? क्या पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, जो अपने लोगों को तालिबान के क्रूर हाथों में छोड़कर विदेश भाग गए? काबुल का हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां लगातार अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए अफगानी नागरिक संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ हजारों अफगानों की भीड़ है। सामने अमेरिका के सैनिक दिख रहे हैं जो उन्हें रोक रहे हैं। ये सब लोग तालिबानियों के जुल्म सितम से बचकर भागना चाहते हैं। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और अचानक से फायरिंग होने लगती। पता चलता है कि पीछे से तालिबानी आतंकी भी हैं जो फायरिंग कर रहे हैं। हालांकि ये हवाई फायरिंग थी, लेकिन ये लोग दहशत में हैं। काबुल एयरपोर्ट पर लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। वहाँ एक हिस्से पर अमेरिका का कब्जा है तो दूसरे हिस्से पर तालिबान का। अफगानी नागरिकों को डराने के लिए पीछे से तालिबानी फायरिंग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से अमेरिका उन्हें खदेड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये नौबत क्यों आई? अफगानों को अपने हाल पर किसने छोड़ा? अफगानों को तालिबानियों के भरोसे किसने छोड़ा? अफगानों के साथ धोखेबाजी किसने की? सिर्फ अफगानिस्तानियों के दिमाग में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इन्हीं सवालों का जवाब खोज रही है। और इन सारे सवालों का जवाब एक ही है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी, जो तालिबान से डरकर अपना देश छोड़कर भाग गए और युद्ध या संकट के वक्त अपने लोगों को जब भी कोई बादशाह, राजा, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ऐसे छोड़कर जाता है तो उसे कायर कहा जाता है। इतिहास अशरफ गनी को कायर ही कहेगा। अफगानिस्तान से भागते वक्त अशरफ गनी ने यह दलील दी थी कि वो खून खराबा नहीं चाहते थे, इसलिए अपने लोगों को इस कत्लो-गारत से बचाने के लिए वो चुपचाप देश छोड़कर चले गए। अफगानिस्तान में खून नहीं बह रहा? क्या अब अफगानी तालिबानी आतंकियों का जुल्म नहीं सह रहे हैं? अफगानिस्तान में तालिबान के जुल्म की ये सबसे ताजा तस्वीरें आई हैं। ये काबुल है, जहां तालिबानी आतंकी एक निहत्थे आम नागरिक को बिना किसी वजह के डंडे से पीट रहा है। दूसरे वीडियो में एक लड़का साइकिल पर अफगानिस्तान का झंडा लेकर जा रहा था, तभी एक तालिबानी आतंकवादी आया और उस लड़के से अफगानिस्तान का झंडा छीना और फिर उसे थप्पड़ भी मारा। यानी इन तालिबानियों को अफगानिस्तान का झंडा भी पसंद नहीं है। मास्टर स्ट्रोक में हम हर रोज आपको तालिबानियों के जुल्म की कहानियां बता रहे हैं, और ऐसे हालात में देश छोड़कर भाग जाए तो फिर उसे कायर क्यों नहीं कहा जाए? लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान था? तालिबानियों ने अशरफ गनी को ये वॉकओवर क्यों दिया? इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं, जैसे अफगानिस्तान के 3 लाख सैनिक 75,000 तालिबानियों से कैसे हारे? बिना बड़ा युद्ध लड़े ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कैसे किया? सेना के कमांडरों ने किसके कहने पर अपने हथियार डाले?
अचानक से पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी कैसे भाग खड़े हुए? कहीं अशरफ गनी का पहले से ही भागना तो तय नहीं था? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अशरफ गनी अपने साथ 159 मिलियन डॉलर्स यानी करीब 1257 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश लेकर फरार हुए हैं। ये भी बताया गया कि अशरफ गनी 4 कारों और 1 हेलीकॉप्टर में भरकर पैसे ले गए। हालांकि अशरफ गनी ने पैसों वाली इस बात पर सफाई दी है और इसे नकारा है। मैं अफगानिस्तान से सिर्फ सलवार कमीज में आया हूँ। कैश लेकर भागने की बात झूठ और बेबुनियाद है। अफगानिस्तान से पैसे लेकर फरार होने पर भले ही अशरफ गनी सफाई दे रहे हों, लेकिन उन पर यह सवाल तो उठ ही रहे हैं कि कहीं अशरफ गनी पहले से ही तालिबान के इस प्लान का हिस्सा तो नहीं थे, क्योंकि उनके भागने की खबर तो अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह तक को नहीं लगी। एक बार जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से डील कर ली और अफगानिस्तान छोड़ने की तारीख भी तय कर ली, तब ये बात अशरफ गनी को भी समझ में आने लगी कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान की सत्ता को तालिबान को ही ट्रांसफर करना होगा। ऐसे में अशरफ गनी ने अफगानिस्तान छोड़कर भागने में ही भलाई समझी। लेकिन इसके साथ ही अशरफ गनी को एक और फिक्र थी, और उनकी वो फिक्र आज से 25 साल पुरानी इन तस्वीरों में छिपी हुई है। 1996 में अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद इन आतंकियों ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्लाह और उनके भाई की हत्या करके उन्हें ऐसे ही लटका दिया था। नजीबुल्लाह की लाश कई दिनों तक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन के बाहर लैंप पोस्ट पर ऐसे ही लटकी रही थी। अशरफ गनी को यह भी डर था कि तालिबानी उनका नजीबुल्लाह जैसा ही हाल करेंगे, इसीलिए वो भी काबुल से फरार हो गए। अगर मैं काबुल में रुक जाता तो एक और लोकतांत्रिक राष्ट्रपति को फिर से लटका दिया जाता। अफगानिस्तान एक बार फिर से आजाद होगा। ये गनी का डर है, वो सफाई भी दे रहे हैं, इसीलिए उन्हें कायर कहा जा रहा है। लेकिन दुनिया का एक तबका ऐसा भी है जो ये मानता है कि अशरफ गनी ने तालिबान से समझौता किया, इसलिए उन्हें गद्दार भी कहा जा रहा है। लेकिन ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना गनी से, क्योंकि वो अपना वतन छोड़कर भागे, अपने लोगों को छोड़कर भागे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।